तो मित्रों मित्रों कल हमने बात की थी कि कैसे अमेरिका जो है व्यापार में और संसाधनों के मामले में अपना वर्चस्व बनाने के लिए क्या क्या रणनीति अपनाता है। तो पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो आपको डिटेल में मिल जाएगा। बेसिकली हमने यही चर्चा की थी कि कैसे जो है 80 के दशक में बड़ी लड़ाई हुई पश्चिम एशिया में, तो वहाँ पर अमेरिका का कोई रुचि नहीं था। और जब सोवियत संघ टूट गया और मालूम पड़ा कि अब दुनिया जो है वो पूंजीवाद की तरफ उसी तरह भागेगी जिस तरह से अमेरिका और पश्चिम यूरोप के देश भागते हैं, और कंपटीशन बढ़ने वाला है और आबादी के लिहाज से बड़े मार्केट ये होने वाले हैं, तब जो है जा कर के उन्होंने खाड़ी देशों में तेल के संसाधनों पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी फ़ौजों को वहाँ पर इराक को कंटेन करने के लिए, इराक को कंट्रोल करने के नाम पर अपनी फ़ौजों को वहाँ पर भेजा और वहीं पर तैनात कर दिया लंबे समय तक। तो बेसिकली आप देखेंगे कि रणनीति ये है कि जो भी बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र हो सकते हैं, जैसे भारत है, चीन है ना, रूस है, इन बड़े बड़े देशों के आसपास जो है उसके आस पड़ोस में आग लगा दी जाए, है ना। इससे होगा ये कि आसपास का जो आस पड़ोस है वो तो अस्थिर है, वहाँ पे तो आग लगी हुई है, तो वहाँ पर तो व्यापार के मौके नहीं रहेंगे, और इसलिए मजबूरन इन सभी देशों को जो है अपना व्यापार जो है वो केंद्रित करना पड़ता है पश्चिमी यूरोप में और अमेरिका में। तो ये एक रणनीति है। इसी तरह से जो है दुनिया में वो काम करता रहा है अभी तक, है ना, सोवियत संघ के टूटने के बाद। तो जैसे मान लीजिए अभी आप अगर भारत के आसपास देखेंगे तो म्यांमार में, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं, म्यांमार में जो है लोकतंत्र के स्थापना के लिए जितना चिंतित दिखाई पड़ता है अमेरिका, है ना, जिस प्रकार की वो दबाव बनाता है, और भारत से भी कहता है, आसियान देशों से भी कहता है कि भाई म्यांमार पर जो है हमको चिंता है और आप भी इसके खिलाफ कड़े कदम उठाइए, है ना। अब भारत ये कहता है कि भाई हमारा तो बॉर्डर मिला हुआ है उनके साथ, अगर वहाँ तकलीफ बढ़ेगी तो वहाँ से लोग भाग के इधर आएंगे, रेफ्यूजीज बन जाएंगे, तो हमको तो उनके साथ डील करना है, हमको तो उनके साथ एक मिनिमम संबंध बना कर रखना होगा, है ना। लेकिन अमेरिका जो है जिस तरह से चिंता जताता है म्यांमार के लोकतंत्र पर, पाकिस्तान के लोकतंत्र पर उतना चिंतित दिखाई नहीं पड़ता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थिति सभी जानते हैं, वहाँ की आर्थिक स्थिति सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ पर उस अस्थिर स्थिति में भी जो है F-16 के मेंटेनेंस और उनके रिपेयर के लिए जो है अमेरिका चिंतित रहता है। और उनका यही कहना है कि भाई आपको जो करना है करते रहिए, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो हिंदू हैं, उन पर आप जुल्म करते रहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो है मतलब म्यांमार में लोकतंत्र होना चाहिए, पाकिस्तान में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं। क्यों क्यों ये ज़रूरी है? पाकिस्तान में लोकतंत्र हो जाएगा, पाकिस्तान में अगर मिडिल क्लास आ जाएगा तो ज़मीनी रास्ते से भारत ज़मीनी रास्ते से जुड़ जाएगा अपने सेंट्रल एशिया से, और वहाँ से रूस से, तो ये एक अपना व्यापारिक केंद्र बन जाएगा, व्यापारिक रूट बन जाएगा, तो अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान में लोकतंत्र या स्थिरता के बारे में अमेरिका का कभी तो चिंता नहीं रहा है। और बहुत ही गंदी स्थिति में, जबकि आतंकवाद का केंद्र बिंदु आज भी है, लेकिन पहले तो ज़्यादा था, उस दौरान भी जो है अमेरिका ने जो है वॉर ऑन टेरर में जो है अपना फ्रंट लाइन एलाई बनाया था, अपना साथी घोषित किया था पाकिस्तान को, और कुछ साल के बाद जो है नॉन नेटो मेजर एलाई जो है वो भी बना दिया कि नेटो के बाहर जो हमारा एक विशेष साथी है वो है पाकिस्तान। तो ये एक रणनीति है हमेशा से, और इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बाकी देश जो हैं वो आपस में व्यापार करने के बजाय जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं सिर्फ अमेरिका और यूरोप के साथ ही व्यापार करने से। और जब आप उन पर निर्भर रहेंगे, उन्हीं के साथ आपका ज़्यादा व्यापार है, आपके यहाँ नौकरियाँ, आपके यहाँ जो उद्योग हैं, उनका जो भी जो बनाया हुआ माल है वो खपत अगर वहीं पर होना है पश्चिम यूरोप में और अमेरिका में, तो जाहिर सी बात है कि उनका दबाव भी आप पर रहेगा, रणनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से, है ना, उनका दबाव आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कहीं ना कहीं अब ये ज़रूरत है, और भारत इस बारे में, मैंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत इस बारे में सजग है, और चीन के साथ हमारे बहुत से चैलेंजेस रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत जो है वो ब्रिक्स प्लेटफॉर्म और SCO प्लेटफॉर्म और ऐसे कई तरह के मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म जो हैं उनको उसने आगे बढ़ाया है।
इसलिए क्योंकि आपस में यहाँ पर ट्रेड करना ज़रूरी है। वैसे भी भारत और चीन का ट्रेड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लंबे समय से चीन जो है मैन्युफैक्चरिंग पर काम कर रहा है, और दुनिया भर के बहुत सारे देश उस पर निर्भर हैं। तो रातों रात तो जो है ज़मीन आप ज़मीन लेकर के फैक्ट्रियों को देना, और रातों रात जो है जो बड़े बड़े सामान और जो कैपिटल गुड्स बनते हैं चीन में, वो रातों रात तो यहाँ नहीं बनने लगेंगे। उसके लिए आपको अगले 10 साल तक जो है लगातार फोकस करना पड़ेगा काम। लेकिन अगर व्यापार आप करते ही हैं तो ऐसा व्यापार करें कि जो आपस में एक दूसरे के प्रति निर्भरता भी रहे, और हम सिर्फ अमेरिका और उसके प्रति मतलब उस पर निर्भर ना रहें। तो जो अभी मतलब इस रणनीति को कैसे हमको ब्रेक करना है, तो उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी हाल में जो है ये तय हुआ कि डॉलर को छोड़ करके भी दूसरे करेंसी में भी हम ट्रेड करेंगे, है ना। तो इससे होगा ये कि जो है दूसरे दूसरे करेंसीज की मांग भी बढ़ेगी। अगर रुपए की अगर यहाँ मैन्युफैक्चरिंग आता है तो रुपए की मांग भी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा सामान लोग वैसे भी खरीदना चाहेंगे, तो रुपए में उनको ट्रेड करना आसान होगा। बांग्लादेश और श्रीलंका को ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप रुपए में खरीद फरोख्त करें, और भारत उनके बहुत सारे सप्लाईज़ की चिंता भी कर रहा है। इसके अलावा जो है भारत में कुछ बड़े बड़े ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स आ रहे हैं। एक निकोबार आइलैंड्स में आ रहा है, एक केरल के एक इलाके में विजिंजम ऐसा कुछ नाम है, तो वहाँ पर आ रहा है। तो इससे होगा ये श्रीलंका को भी मदद इसीलिए की जा रही है कि भाई वहाँ पर भी जो है पोर्ट्स और इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ बने, ट्रेड फैसिलिटीज़, ट्रेड हब बने, जिससे कि जो है लॉन्ग टर्म में जो है भारत के लिए सपोर्टिंग एक वो रहे, और श्रीलंका का भी इसमें फ़ायदा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी जो व्यवस्था है कि आप किसी भी बड़े व्यापारिक केंद्र को आप चिन्हित करें, और उसके आसपास के इलाके को आप जो है अस्थिर कर दें और वहाँ पे आग लगा दें, है ना। ये जो एक टेंडेंसी है, इसको कहीं ना कहीं अब समझ लिया गया है, और इसको काउंटर करने के लिए जो है अपने अपने स्तर पर मैंने शांतिपूर्ण तरीके से जो है इस पर काम चल रहा है, क्योंकि कोई बाधित नहीं करना चाहता है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये भी है रूस के साथ जुड़ाव का, ईरान के माध्यम से इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, इस पर भी काम चल रहा है। इस पर भी जो है कई 2-3 रास्ते हैं, अज़रबैजान के रास्ते और आर्मीनिया के रास्ते, और ईरान के माध्यम से चाबहार पोर्ट से जो है बड़ा आसान हो जाएगा मुंबई के पोर्ट तक पहुंचना और सामान की आवाजाही, और यहाँ से जो है बड़े पैमाने पर अच्छा जो मतलब छोटा रास्ता है ये, और एक ट्रेड हब बन जाएगा, और इससे जो है एक स्थिरता भी आएगी इस इलाके में। तो इस पर काम चल रहा है। लेकिन जो ये बात बताने का या इस चीज़ को जो है पब्लिक में रखने का जो है वो ये कि आपके जो भारत में जो कही जाती है बात कि भाई आपका अगर एजुकेशन आप करना है आपको, तो आप विदेशों की ओर देखिए। पश्चिमी यूरोप में अगर आपका लड़का लड़की वहाँ पढ़ने जा रहा है, वहाँ नौकरी करने जा रहा है, तो आप उसको अच्छा मानते हैं। तो उसके पीछे, और यहाँ पर जो है गरीबी और मुफलिसी हट नहीं रही है, उसके पीछे कारण यही है बहुत बड़े पैमाने पर क्योंकि जो है उन्होंने ये उस चीज़ को सुनिश्चित किया है कि वो जो हैं आपके आस पड़ोस को हमेशा अस्थिर रखें, और आपका जो भी व्यापार है उसको पूरी तरह से नियंत्रण करने का काम। और जब व्यापार पर नियंत्रण रहेगा तो समाज पर भी वो हावी होने की कोशिश करते हैं कि अपने समाज में आप इसको आप बढ़ावा दीजिए, उसको मत दीजिए, इस तरह की बातें वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। तो हर तरह से जो है उस नियंत्रण से मुक्त होने के प्रयास अब अच्छी तरह से ठोस रूप में चालू हो चुके हैं, और भारत देश के लोगों को इस चीज़ को लेकर के अब बिल्कुल चौकन्ना हो जाना चाहिए कि उनके माने जैसे उदारीकरण के बाद भी, अपनी अर्थव्यवस्था खोलने के बाद भी जो है क्यों इतने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पे गरीबी आज भी है ना। तो इसके पीछे कारण यही है कि आप अपने आस पड़ोस से उतना ज़्यादा व्यापार नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से जो है आप अपना व्यापार शुरू कर दें, है ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ संभव है, जहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हों, जहाँ पर कि नॉर्मल व्यवस्था हो,
वहाँ पर जो है इसको एनकरेज करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी हाल में एक गंगा विलास क्रूज़ जो है उसको शुरू किया गया, जो कि बनारस से शुरू होकर के बांग्लादेश होते हुए जो है नॉर्थ ईस्ट जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश का जो है ट्रांजिट रूट अपनाया जा रहा है, उसको एनकरेज किया जा रहा है। तो उससे होगा ये कि बांग्लादेश को भी कुछ फ़ायदा होगा, उनको भी एक ट्रेड हब बन जाएंगे वो भी, और भारत के साथ उनका गठजोड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगा। जो पहले एक तलखी थी रिश्तों में, वो जो है जब एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ेगी तो वो तलखी भी हटेगी, और नॉर्थ ईस्ट जो हमारा वल्नरेबल हिस्सा हो गया है, वहाँ तक हमारी पहुँच और वहाँ तक हमारा जो एक पकड़ है, वो आवागमन के साधन भी जो है उस तरह से बढ़ेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को जो है अब बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वो बढ़ावा हो रहा है, और इस पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार को हमको कम से कम 10 साल और बनाए रखना है।